अमेरिका ने जब वॉर ऑन टेरर भी शुरू किया था तो साल भर में भी इतने एसेट्स यूज़ किए होंगे अपने जितना उनके ऊपर ईरान ने कर दिया है। यूएस बेसिस को तो उसने इतना नुकसान ऑलरेडी पहुंचाया। अमेरिका की मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स खुद कह रही है कि वो रिमोटली काम कर रहे हैं, वो अपने बेस पर तक नहीं जा सकते। ये मजाक उनका ही नहीं है, ये यूएस की मिलिट्री का। देखिए, एक सोल्जर टू सोल्जर बहुत रिस्पेक्ट होती है। 1872 ड्रोन, 15 क्रूज मिसाइल और 398 बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत बड़ी बड़ी जंगों में इतनी मिसाइलें नहीं यूज होती। अमेरिका की जहां हालत खराब हुई उस क्षेत्र में, जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे जैसे ही हमला हुआ, तो सऊदी ये समझ गया कि अब शायद इनको रोकना मुश्किल है। तो अब उनके साथियों का भी जो नुकसान हो रहा है वो एक तरह से यूएस का नुकसान है, क्योंकि कल को वो भी कहेंगे कि आपने देखिए जंग शुरू करवा दी, अब हमारा ये नुकसान हो गया। बहरीन, कुवैत, सऊदी, कतर, ये सारे ईरानी हमले की जद में आ गए और सारे मिल के भी नहीं रोक पा रहे हैं अभी तक ईरान को। मतलब हालत खराब हो गई थी अमेरिका की वो आग बुझाने में, क्योंकि तेल के कुएं होते हैं, झीलें बन जाती हैं जगह जगह। अगर उनमें आग लग गई तो आप बुझाने के लिए आप मतलब जमीन आसमान एक कर दो। तो ये यूएस मिलिट्री माइट के लिए खतरे की घंटी है। आपकी इज्जत खतरे में है यूएस आर्मी। ईरान, इजराइल और यूएस जंग को अब 29 दिन बीत चुके हैं। ये 29वां दिन है जब हम ये वीडियो आपके लिए और ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रहे हैं 28 मार्च 2026 के दिन। और अभी तक के इस जंग ने बहुत से बड़े बड़े नुकसान किए हैं। जो हम इंसान की जो जिंदगी गई है वो नुकसान तो सबसे बड़ा है, उस पर तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक नुकसान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब बात होती है किसी वॉर की। स्पेशली जब हम इंटरनेशनल वैश्विक युद्ध की बात करते हैं तो वहां पे जब एक से ज्यादा देश उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, दो से ज्यादा देश उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आप जानते हैं एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, और फिर इसके अलावा कुछ अरब देशों को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है जहां पर यूएस बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप से डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे मदद मांग लेते हैं किसी ना किसी तरह से, चाइना से तक उन्होंने मदद मांग ली है। तो ये एक तरह से एक इंटरनेशनल वॉर में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें सिर्फ 2 देश तक की सीमा नहीं रह गई है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक नुकसान जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान के जो स्ट्रेटेजिक की लीडर्स हैं उनको हुआ है। लेकिन साथ में अमेरिका और इजराइल भी नुकसानों से अछूते नहीं है, लेकिन उनके जो नुकसान के रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा अब तक नहीं पहुंचती है। इसलिए हमारे साथी मानस, जो इस तरह के डिफेंस मामलों से जुड़े जो भी युद्ध हैं और जो भी हथियार से संबंधित मामले हैं उनसे उनके ऊपर पूरी खबरों पर नजर रखते हैं और उसकी जानकारी हमारे साथी मानस आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इस युद्ध में इन 29 दिनों में अभी तक के जो सबसे पहले जो कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अमेरिका के नुकसान पर हम बात करेंगे लेकिन उन पर बात जो ईरान को हुए नुकसान है, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन पर बात के बगैर नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले ईरान के उस नुकसान से शुरू करते हैं पूरी जो भी डिस्कशन हमारी चर्चा है, जहां से ये पूरी जंग की शुरुआत होती है। मानस, देखिए, इस जंग की शुरुआत में ही ईरान को जो सबसे बड़ा झटका लगा, उनके लीडर, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। जो ईरान और पे जो हमला हुआ, इजराइल और अमेरिका का जॉइंट अटैक था वो पहला हमला, और तुरंत टीवी पर आए प्रेसिडेंट ट्रंप और उधर के लीडर्स वेस्टर्न, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक दिन तक संशय बना हुआ था इस पे कि क्या हुआ है, अयतुल्ला कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, क्या वो जिंदा हैं, क्या वो बंकर में है। ऐसी तमाम तरीके की कॉन्स्पिरेसी भी चली, लेकिन अंत में ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया कि अयतुल्ला अली खामेनेई अब उनके बीच नहीं है। उसके बाद लगातार ये ईरान ने अगले दिन इसके बाद IRGC की ओर से एक ऑडियो जारी होता है। उस ऑडियो पे दुनिया की सारी मीडिया ने उसको कवर किया था। उस ऑडियो पे कई लोगों ने उसे फेक भी बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो बंद करने जा रहे हैं। कई जो अमेरिकन इंटरेस्ट के हक में जो थिंक टैंक्स हैं वो इस बात को कह रहे थे कि ईरान इतनी बड़ी हिमाकत नहीं करेगा कि ग्लोबल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत सब जानते हैं नावेद, 20% ऑयल दुनिया का, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो नंबर में बस 20 है, लेकिन वो जिन देशों से वो जुड़ा है वहाँ की सप्लाई, भारत कोई देख लीजिए आप, भारत इतना बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का, चाइना इतना बड़ा कंज्यूमर है कि हमारी पूरी देश की लाइफलाइन हम इन 2 बड़े देशों की ठप हो जाएगी, भारत और चाइना की। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसको केटर करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तेल की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है। आप ईरान से चाहे ना खरीदें, लेकिन वो जलमार्ग तो इस्तेमाल में आएगा ही जहाजों के लिए। ईरान पे तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ था। इससे पहले हम ईरान से तेल लेते थे, लेकिन अब सैंक्शन लगा तो हमने गल्फ कंट्रीज से लेना शुरू किया। गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। अरामको जो अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी है, सऊदी अरेबिया वाली, जी। अब ईरान ने क्या किया इसके बाद,
ईरान ने हमले शुरू किए। पहले ईरान ने एक बार भी ऑयल फील्ड्स पे हमले नहीं किए थे। शुरुआती दिनों में हमें याद होगा कि ईरान ने ऑयल फील्ड्स पे और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं किए थे। ईरान लगातार जो मिलिट्री बेसेस हैं और इजराइल के जो ठिकाने हैं, इजराइल में निशाना वो जहाँ भी कर रहा था, बना रहा था, लेकिन उसने मिलिट्री के अलावा और किसी टारगेट को नहीं छुआ था। खासकर वो उनके जो ईरान की तरफ से जो सरकार है वो भी लगातार ये कह रही थी, या डिफेंस जो उनके ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स, वो ये कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो यूएस के बेसेस हैं या जो भी बेसेस हम पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको तबाह करेंगे। प्रिंस सुल्तान एयरबेस इसमें था, एक सऊदी अरब का, जिसपे शक था पहले ईरान को कि यहाँ से स्ट्राइक्स लॉन्च हो रही हैं, या यहाँ से सपोर्ट कम से कम तो दिया ही जा रहा है, क्योंकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे अभी देखा होगा आपने कुछ दिन पहले अमेरिका के टैंकर्स को नुकसान पहुंचा। KC-135 जो स्ट्रेटो टैंकर है, जो हवा से हवा में तेल भरने का काम करता है फाइटर जेट्स में, वहाँ पे ये कंफर्म जैसे ही हुआ ईरान को कि सऊदी खुल के अमेरिका के पक्ष में है, उसने हमले शुरू किए। अमेरिका ने सबसे बड़ी जो मतलब इस वॉर में जो एक टर्निंग पॉइंट था, मुझे ऐसा लगता है मेरी समझ से, अली लारिजानी की हत्या। अभी तक जब तक अली लारिजानी एक ऐसे व्यक्ति थे, कासिम सुलेमानी के बाद वो इकलौते ऐसे व्यक्ति माने जाते। देखिए, अयतुल्ला अली खामेनेई बहुत शांत मिजाज के और बुजुर्ग भी थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट वैसे भी वो नहीं करते थे, स्वास्थ्य कारण भी थे उनके। लेकिन अली लारिजानी उनके बिहाफ पे पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करते थे। जहाँ भी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इन सारी चीज़ों की बात हो, मिलिट्री स्ट्रेटजी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, हिजबुल्लाह क्या क्या सीन है, इधर आपके सऊदी में क्या चल रहा है, यमन में क्या है, इजराइल को कैसे हैंडल करना है, वेस्ट को कैसे, सब कुछ अली, इवन वो नेगोशिएटर तक थे। जो परमाणु डील थी उसमें वो नेगोशिएटर भी थे। अली लारिजानी की हत्या के बाद से ये चीज़, बातचीत के रास्ते लगभग अमेरिका ने खुद बंद किए हैं। ये किसी और ने नहीं किया, अमेरिका ने खुद बंद किया। अब वो कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ना उनको पता है, ना ईरान को पता है। दुनिया में तो किसी को नहीं पता, सिर्फ प्रेसिडेंट हमको पता है कि वो किससे नेगोशिएट कर रहा है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा मानस, जो आपने अभी जो दूसरी बात कही, लास्ट बात की, किससे नेगोशिएट कर रहे हैं, और जो आपने लारिजानी को लेकर बात कही, तो लारिजानी सिर्फ नेगोशिएशंस और ये सारी चीजें करते ही थे, साथ साथ में जब वॉर की, जंग की स्थिति में ईरान चला गया था, तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ साथ वो अली लारिजानी ही थे जो जनता के बीच में आए और पब्लिक अपीयरेंस देकर उन्होंने वहां से भी जनता को मैसेज दिया था और एक तरह से एक ढांढस बंधाने का काम किया था, एक मजबूती दिलाने का काम किया था कि देखिए मैं आपके साथ यहां पर खड़ा हूं और इस जंग में हम सब साथ में हैं। एक बतौर नेता एक जो बहुत की मैसेजिंग जो रहती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और वो उन्होंने दिया था। साथ में ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने एक तरह से एलिमिनेट करने की चेतावनी दी थी कि देखिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, कहीं आप खुद ही एलिमिनेट ना हो जाएं। इसके बाद अली लारिजानी उनके एक बड़े टारगेट पर आते हैं, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है अली लारिजानी को। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साथ में आपने जो लास्ट में बात कही कि अली लारिजानी नेगोशिएट आप किसके साथ करेंगे, तो वो एक की फिगर थे। मतलब मुस्तफा खमैनी का नाम जरूर यहां पर अनाउंस कर दिया गया था कि वो सुप्रीम लीडर होंगे, लेकिन मुस्तफा खमैनी इस तरह से पब्लिक के सामने कभी आए नहीं। अब उन्होंने डायरेक्टली कभी इस तरह से मैसेज नहीं दिया है अभी तक के वो कहां हैं, कैसे हैं, उनकी कोई तस्वीर भी अब तक इस जंग के बाद से ताज़ा तस्वीर अभी नहीं आई है, कोई वीडियो उन्होंने जारी नहीं किया है। तो यहां पे अली लारिजानी का ये की इंपॉर्टेंस इस तरह से भी देखा जा सकता है। इसके बाद कौन सा है? देखिए, अब इसके बाद जो मेरी समझ में है, जो खार्ग आइलैंड पे हमला किया अमेरिका ने, खार्ग आइलैंड पे जो हमला था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप किसी के भी हमला करोगे, अगर आपके मेरे घर में नावेद बिजली आनी बंद हो जाए, हमारी इंटरनेट आनी बंद हो जाए, हमारा जो अभी हम देखिए एलपीजी की किल्लत झेल रहे हैं भारत में, मैं ऐसी जगह खुद रहता हूँ जहाँ पे एलपीजी की किल्लत है, मुझे परेशानी हुई है पर्सनली, तो एलपीजी की किल्लत हम देख रहे हैं। अब सोचिए इतनी सी दिक्कत से हमारा खाना 2 दिन का शायद खाने के अमाउंट कम हो जा रहा है या खाने के दाम बढ़ रहे हैं। सोचिए उस देश का क्या होगा जिसकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ अपनी इंटरनल फ्यूल से चल रही है, ईरान की। आपने खार्ग आइलैंड पे हमला किया और आप तमाम ऐसे स्टेटमेंट देते रहे कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेंगे। आपने खुल के भले कुछ ना कहो, लेकिन आपने मरीन्स भेजे हैं, वो आखिर कहाँ जाएंगे मरीन्स? आप सऊदी को डिफेंड करने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड आपको उतारने की क्या जरूरत है? आपके एयर एसेट्स बहुत हैं वहाँ पे, तो मरीन्स आप इसलिए भेजें। पूरी थ्योरी एक है कि विशेषज्ञ कई सारे इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि खार्ग आइलैंड पे कब्जे के लिए मरीन भेजें। खार्ग आइलैंड पे जैसे ही इन्होंने हमला हुआ और पार्स की गैस फील्ड्स हैं ईरान की, जब इस पे हमला करना शुरू किया, तब ईरान ने कहा कि अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। बिल्कुल, उन्होंने रिटेलिएशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, गल्फ कंट्रीज में जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया था ओमान के एक ऑयल डिपो पे हमला हुआ था। ओमान का जो ऑयल डिपो था वो एक बहुत बड़ा ऑयल डिपो है, एक ट्रांजिट पॉइंट है, वहाँ पे ऑयल
आगे कलेक्ट होता है, वहां से टैंकर्स में भर के दूसरे देशों में भेजा जाता है। मतलब वो एक लास्ट स्टेज है जहाज एक्सपोर्ट होने से पहले, तेल एक्सपोर्ट होने से पहले वहां पे हमला हुआ। उसके बाद शबाया ऑयल फील्ड है एक सऊदी में, आरामको की कई सारे ऑयल फील्ड्स हैं, वहां पे लगातार हमले करना शुरू कर दिया ईरान ने। और अभी तक जब मैं और आप आज बात कर रहे हैं 28 मार्च को, तब तक ईरान लगातार, उसका प्राइमरी टारगेट यही है कि इनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तबाह कर देंगे। यूएस बेसिस को तो उसने इतना नुकसान ऑलरेडी पहुंचाया है। अमेरिका की मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स खुद कह रही है कि वो रिमोटली काम कर रहे हैं, वो अपने बेस पर तक नहीं जा सकते। या तो आप जान बचाएंगे, अमेरिका वाले, अमेरिका के सैनिक, या तो जबकि अमेरिकन मिलिट्री माइट, मतलब इतनी मूवीज बनाई हैं उन्होंने। देखिए ये गलतफहमी में हमें नहीं होना चाहिए कि अमेरिका की आर्मी कमजोर है, ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। अमेरिका हमेशा मिलिट्री रूप से सबसे पावरफुल रहने वाला है, लेकिन उस मिलिट्री को यूज करने की जो स्ट्रेटेजी है, आप एक वॉर में कैसे जाते हो, आप एक वॉर में पूरी प्लानिंग से जाते हो ना। हम 71 की वॉर, अब इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। जनरल मानेकशॉ से कहा था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कि हम अटैक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है, बांग्लादेश में पूरी जो नदियां हैं वो समुंदर बन जाती हैं, हम नहीं जा पाएंगे, आप मुझे दिसंबर का टाइम दीजिए। बर्फ जमी होगी, चाइना भी उधर से कुछ नहीं कर पाएगा। और तो ये स्ट्रैटेजी होती है कुछ इस तरीके की। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने क्या था उनके दिमाग में, ये सिर्फ वही जानते हैं। पीट हेक्सेस जानते हैं, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो, ये जो उनके वो और उनके 4-5 लोग जो हैं, वही लोग ये जानते हैं कि उन्होंने किया क्या। एक तरह से मुझे लगता है, जो मेरा एक व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल जो मैंने एनालिसिस किया, वो मुझे यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस मंशा में थे, ये उनके मन में चल रहे थे विचार कि हम जैसे ही वॉर शुरू करेंगे, हम सबसे पहले उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो उसके बाद फिर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई रिटेलिएशन हमको होगा नहीं उस तरह का। ये उन्होंने मिसकैलकुलेट कर दिया। उन्होंने सोचा कि चेस के गेम की तरह हम सबसे पहले राजा को, वहां पे किंग जो है उसको हम सबसे पहले हटा दें, तो फिर तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में गेम वहां से शुरू हुआ। यहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प मात खा गए। देखिए ईरान में जो लीडरशिप है वो एक लेवल में नहीं चलती। वो सुप्रीम लीडर इज लाइक मतलब एक गॉड फिगर है वहां पे। सुप्रीम लीडर ना सिर्फ वो पॉलिटिकल बल्कि रिलीजियस लीडर भी हैं उस देश के। ये चीज प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं एसेस कर पाए कि वो सिर्फ एक कोई, ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्टेड लीडर है कि आप उनको मार दोगे तो लीडरशिप खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर हम लोग नुकसानों की जो बात कर रहे हैं उसमें अरब देशों के नुकसान या हम स्ट्रेटेजिक नुकसानों की बात कर रहे हैं, जो सीधे सीधे अमेरिका का नुकसान नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ये जरूर गौर कीजिए कि ये सारे जो देश हैं या ये सारे जो जिनके हम नुकसान की बात कर रहे हैं, वो सब अमेरिका के समर्थक हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, और अमेरिका उनके साथ से ये हमले ईरान पर कर पा रहा है। तो यहाँ पर उनका नुकसान भी एक तरह से अमेरिका का नुकसान है। और जो दूसरे स्ट्रेटेजिक नुकसान है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात मानस ने की, या जो दूसरी चीज़ों की, माइंस या जहाज़ों की बात जो भी कर रहे हैं वो, तो उसमें भी अमेरिका का नुकसान इस तरह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग शुरू की है, वरना ये जंग शुरू नहीं हो रही थी। उनके इरादे से, उनके डिसीजन से ये जंग शुरू हुई है। तो अब उनके साथियों का भी जो नुकसान हो रहा है वो एक तरह से यूएस का नुकसान है, क्योंकि कल को वो भी कहेंगे कि आपने देखिए जंग शुरू करवा दी, अब हमारा ये नुकसान हो गया। तो उसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो भुगतना पड़ेगा। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी खाली करवाना चाह रहे हैं, तो कल मैं यूएस का टेलीविज़न देख रहा था, तो उसमें एक सवाल पूछता है कोई व्यक्ति कि ये जंग क्यों हो रही है, तो जवाब देते हैं सरकार के, प्रेसिडेंट ट्रंप के एक लॉयलिस्ट थे, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो तो वॉर से पहले खुला ही हुआ था, तो वॉर का पॉइंट क्या है, तो इस पे वो जवाब नहीं दे पाए। हाँ। ये मजाक उनका ही नहीं है, ये यूएस की मिलिट्री का। देखिए एक सोल्जर टू सोल्जर बहुत रिस्पेक्ट होती है। जब जंग के मैदान में कोई यूनिफॉर्म पहन के लड़ता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, होनी भी चाहिए। हर, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं गया, उसके लीडर ने उसको वहाँ भेजा है। आप अमेरिकन आर्मी जिसकी इतनी शानदार फौज है, आपकी हर चीज़ से आप संपन्न हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दुनिया को सुरक्षित रखो, ना कि दुनिया को एक ऐसी मतलब जंग की खाई में धकेल दो जहां का कोई अंत नहीं नजर आ रहा। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसमें मिलिट्री ड्रोन, उसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, इंटरसेप्टर, इन सारी जो चीज़ें हैं, उसको लेकर क्या नुकसान है, उसकी क्या डेटा है? देखिए प्रेजेंट पहली चीज़ तो जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं नावेद, इंटरसेप्टर वो मिसाइलें होती हैं जो इनकमिंग थ्रेट्स को, जो मान लीजिए ईरान ने कोई मिसाइल लॉन्च की, उसको रोकने के लिए भी आप एक मिसाइल लॉन्च करेंगे, उससे सिमिलर ही होती है, उसको कहते हैं इंटरसेप्टर। कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई दिन से आ रही हैं, इवन हम लोगों ने उसको ललन टॉप पे कई बार दिखाया कि ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए ना इजराइल के पास इंटरसेप्टर बचे हैं, ना गल्फ कंट्रीज़ के पास बचे हैं,
ना अमेरिका के जो खुद के बेस हैं वहाँ पे बचे हैं। मतलब इस तरह की हालत, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ना, उन्होंने कभी वॉर को ऐसे ही नहीं किया था कि ये इस तरीके से। वो तो 3-4 दिन हफ्ता भर सोच के गए थे, उनको नहीं पता था कि ईरान के पास इतने हथियार हैं। अभी आज की मैं बात करूं नावेद, आज सुबह से अब तक 28 मार्च को 37 ड्रोन और 20 बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ यूएई पे। ये 7 अमीरात, आप देखेंगे कि बहुत छोटा एरिया, ये कोई एरिया में बहुत बड़े नहीं है। यूएई जो है, जो 7 अमीरात हैं उसके एरिया में बहुत छोटे हैं, वो वहाँ पे 37 ड्रोन और 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। अब उनमें से कितनों को इंटरसेप्ट किया है ये यूएई अथॉरिटीज़ ने नहीं बताया है, लेकिन हाँ उसके डेब्रिस के गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। ये कई सारी मीडिया रिपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ को। तो ये देखना होगा कि ऐसा नहीं कि आप मिसाइल को हवा में फोड़ देंगे तो वो अपना असर नहीं डालेगी। डेब्री के लिए मैं दर्शकों को बता दूं, जिन दर्शकों को इसके बारे में नहीं पता, जब इंटरसेप्ट होता है तो मिसाइल से मिसाइल टकराती हैं तो उसका भी कुछ मलबा होता है जो आसमान में इतनी ऊपर से इतनी रफ्तार से टकराने के बाद फटकर गिरता है। तो वो जहां गिरता है वहां अगर कोई इंसान मौजूद है तो उसको वो लग सकता है, जो कई बार जानलेवा भी साबित होता है। जी मानस, आगे बताएं। इसके अलावा नावेद हम देखेंगे यूएई में जब से ये जंग शुरू हुई है 28 तारीख से अब तक जो ईरान ने हमले शुरू किए हैं, 1872 ड्रोन, 15 क्रूज मिसाइल और 398 बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब बहुत बड़ी बड़ी जंगों में इतनी मिसाइलें नहीं यूज़ होती। बहुत, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने जब वॉर ऑन टेरर भी शुरू किया था तो साल भर में भी इतने एसेट्स यूज़ किए होंगे अपने, जितना उनके ऊपर ईरान ने कर दिया है। इससे पहली बात तो ये चीज़ पता चलती है कि ईरान का जो ज़खीरा है, जो उसका उनका स्टॉक पाइल है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है उनके पास और बहुत उन्नत क्वालिटी का है। रूस और चीन की मदद से जो भी, और अपने देश में भी उनके यहाँ साइंटिस्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं ईरान में, इस बात में कोई दो राय नहीं। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि पर्शियन साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं। खास और न्यूक्लियर वेपन की भी बात करें अगर, तो न्यूक्लियर वेपन अब देखिए ईरान कहता है कि हमने नहीं बनाया। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी असेसमेंट है, कि अयतुल्ला जब तक जिंदा थे तभी तक ईरान ने शायद न्यूक्लियर बम नहीं बनाया। आपने ये जो हमला किया उससे उनको और डिटरेंस दी, उनको और हिम्मत दी कि नहीं अब तो हमें ज़रूरी है बम बनाना। इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, मानस, जो आपने बताया कि न्यूक्लियर वेपन की बात की आपने, उससे पहले एक और बात की थी न्यूक्लियर की, लेकिन देखें तो उसमें आयतुल्ला अली ख़ामेनी ये कहते थे, मिसाइल के ज़ख़ीरे की आपने बात की थी, दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। कि कई बार वो ऑफिशियली ये बयान देते थे कि चूँकि वो इस्लाम के मानने वाले थे और उनका जो वो भी था ईरानियन, जो इस्लामिक रिपब्लिक था, तो इस्लाम को लेकर वो कहते थे कि इस्लाम में न्यूक्लियर वेपन या किसी भी तरह का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो अलाउड नहीं है, वो हराम है, तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे। लेकिन आप हमें हमारे मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करने से नहीं रोक सकते, ये उनका कहना था। तो खास तौर पर एक अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता था, एक इशारा उन्होंने पहले ही कर दिया था कि फुल फोकस से डिफेंस पे, और अगर ईरान कुछ काम कर रहा है तो वो अपनी मिसाइलों के लिए कर रहा है, जो अब इस वॉर में साफ साफ नजर आने लग गया है, क्योंकि उनका जखीरा खत्म नहीं हो रहा और प्रोडक्शन भी उनका लगातार बरकरार है, जैसी रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। तो ये, और आपने जो एक इंपॉर्टेंट बात कही कि खमैनी के रहते तक के जो न्यूक्लियर थे प्रोग्राम था वेपन नहीं बनाने का, वो रुका हुआ था, लेकिन अब हो सकता है कि अब ईरान उस ओर भी बढ़े। कहते हैं ना, वो घर के बड़े थे तो उन्होंने कहा कि नहीं बनाना है, तो ईरान के मिलिट्री लीडर्स ने, उनकी बात कोई देखिए ईरान में नहीं काट सकता, वो मतलब सुप्रीम लीडर थे, और मतलब जब तक वो थे उन्होंने मना किया हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि उनके रहते नहीं बनता न्यूक्लियर बम। आप नेगोशिएशंस भी करते तो उनके बिहाफ पे अगर अली लारिजानी बैठते, मुस्तफा, कोई भी बैठता, लेकिन अयतुल्ला खामेनी एक बहुत सॉफ्ट व्यक्ति थे, बहुत ही सॉफ्ट व्यक्ति थे। अब आप उस पर तमाम सवाल, लोग कहते हैं कि वो देश में अपने, देखिए प्रोटेस्ट किस देश में नहीं होते, किस देश की सरकार उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए तमाम तरीके अपनाती है। हर सरकार का तरीका अलग होता है, लेकिन उस चीज़ को, इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप यही सोच के गए थे कि हम यहाँ से हमला करेंगे, उधर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। उसमें मौत के आंकड़ों को लेकर भी एक ये चीज़ है कि जो मौत के आंकड़े हैं वहाँ पे भी विवाद है। मतलब ईरान अपने कुछ अलग आंकड़े बताता है कि हम कुछ 3,000 के करीब का वो आंकड़ा बताते हैं कि इतने लोगों की मौत हुई उसमें, और वेस्टर्न मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो 30,000 बताती हैं, और साथ में जो यूएस हैं और इस तरह के तमाम यूरोपियन देश हैं वो कहते हैं कि 30,000 लोगों की मौत हुई है इस प्रोटेस्ट के खिलाफ। हालांकि अब ऐसे मामलों में कोई भी फिल्टर्ड जानकारी हासिल कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो व्यक्ति है जो आपके देश पर अटैक कर रहा है, वो कह रहा है कि आपकी सरकार ने 30,000 लोगों को मारा, तो उसकी बातों पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना ऑब्वियसली यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सरकार है जो खुद को कम ही दिखाने की कोशिश करेगी, हमने ज़्यादा बर्बरता नहीं दिखाई है, तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम इसके अलावा आगे चलते हैं कि ये आपने बताया कि यूएई पर क्या क्या हुआ, इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी, यहाँ पे आपने अरामको का नाम लिया, सऊदी अरेबिया को क्या क्या नुकसान? देखिए, सऊदी उस क्षेत्र का बहुत बड़ा पार्टनर है यूएस का, सबसे बड़ा एलाई है, सबसे मजबूत एलाई, सबसे पैसे वाला भी है।
वो जितना ऑयल प्रोडक्शन और सब कुछ करता है वो अमेरिकन सिक्योरिटी के मतलब हिसाब से करता है कि अमेरिका सिक्योरिटी दे रहा है, तब तक हम सब चंगा है उधर। अमेरिका की जहां हालत खराब हुई उस क्षेत्र में, जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे जैसे ही हमला हुआ, तो सऊदी ये समझ गया कि अब शायद इनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि यूएस ने इंटरसेप्टर्स की जो कमी की जब बातें आने लगी तो लगा कि अब हम इनके हमलों को रोकेंगे कैसे। आज सुबह से देखें तो सऊदी अरब में एक बार 2, एक बार 3, और जब हम बात कर रहे हैं तब भी अभी एक ड्रोन हमला हुआ है। उसके बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ, ये चीज़ हम देख रहे हैं, थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज हुआ है ईरान का। पहले हमलों की संख्या जो बराज ऑफ मिसाइल्स थी वो ज़्यादा थी, वॉरहेड जो होता है, जो कितना बारूद है उस मिसाइल में, वो अमाउंट कम होती थी। अभी हम देख रहे हैं मिसाइलों की संख्या कम है, लेकिन वो जो वॉरहेड है, एक मिसाइल में 2-2 हज़ार किलो का बारूद है, तो वो जहाँ गिर रही है उस जगह पे कम से कम मतलब कोई नहीं बचेगा। 10 मीटर के दायरे में तो शायद आदमी भाप बन जाए, वो ऐसी मिसाइलें हैं। और इतनी स्पीड है उनमें, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, कई सारी हैं, बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना एक मुश्किल हो रहा है सऊदी अरेबिया के लिए। और जो लगातार ईरान अटैक कर रहा है, उनके ऑयल फील्ड्स पे अटैक कर रहा है। और एक बार ऑयल फील्ड्स में आग लग गई तो कुवैत के ऑयल फील्ड्स में, आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन के जो सैनिक थे वो आग लगाकर भागे थे। वो मतलब हालत ख़राब हो गई थी अमेरिका की वो आग बुझाने में, क्योंकि तेल के कुएं होते हैं, झीलें बन जाती हैं जगह जगह। अगर उनमें आग लग गई तो आप बुझाने के लिए आप मतलब ज़मीन आसमान एक कर दो, बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज लगाने पड़ जाएंगे, और वो बहुत भयानक आग होगी भी। वो दिखने में। आप सोचिए कि कश्मीर में काले रंग की बर्फ गिरी थी उस समय, कुवैत में जब आग लगी थी उसकी वजह से हमारे भारत के कश्मीर में काले रंग की बर्फ गिर रही थी। ये हालत हो जाती है, और मतलब लोगों को तो जो नुकसान है वो तो हो ही रहा है। इसके अलावा नावेद हम कुवैत को देखेंगे। कुवैत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है अमेरिका का। वहाँ पे आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो फ्यूल डिपो है, वहाँ पे जो मतलब मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, जिस तरीके की आग लगी है वहाँ पे, फ्यूल डिपो है वो एकदम रिफाइंड तेल होता है, जेट फ्यूल भी होता है वहाँ पे जो एविएशन में यूज़ होता है, वहाँ पे आग लगी है और उस आग को बुझाना फायर फाइटर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा 15 ड्रोन आज टोटल कुवैत पे दागे गए हैं। और हमें देखना होगा कि कतर, इसके अलावा जो कतर है, कतर में अमेरिका की जो सेंटकॉम हम बहुत नाम लेते हैं, सेंट्रल कमांड जो है, सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है कतर। इसीलिए कतर इतना फेमस है। वहाँ अल उदैद एयरबेस है जहाँ के सैनिक उस बेस को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं, वहाँ पे इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं। सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स की जब ये हालत है, तब सेंटकॉम के हेडक्वार्टर से अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं। अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं, या तो वो अंडरग्राउंड बेस से काम कर रहे हैं। वो जो ट्वीट्स और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं वो वहाँ पे कोई नहीं है जी। और ये अमेरिकन मीडिया ही इस चीज़ को कह रही है कि नहीं है वहाँ कोई। बहरीन पे आप देख रहे होंगे कि खूब अटैक्स हो रहे हैं। बहरीन पे अटैक की वजह है जो अमेरिका की जो 5th फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर है। वो इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये अरेबियन सी, ये जो इंडियन ओशियन पे भी कुछ हद तक वो नज़र रखती है। उसके अलावा इंडो पैसिफिक कमांड है जो जापान से नज़र रखती है, लेकिन हाँ, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहते हैं मिलिट्री की भाषा में, AOR, वो उनका अरेबियन सी तक है। और इस वजह से ये सारे देश जितने हैं, बहरीन, कुवैत, सऊदी, कतर, ये सारे ईरानी हमले की जद में आ गए हैं और सारे मिल के भी नहीं रोक पा रहे हैं अभी तक ईरान को। US अभी तक लगातार एयर स्ट्राइक्स, अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तभी भी एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। शायद जो भी हो रहा हो, मिलिट्री प्लानिंग तो हो ही रही है। एडमिरल ब्रैड कूपर जो है वहाँ के सेंटकॉम के, वो लगातार कह रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं कि हमारे सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। कभी जैसा आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम आज वाला जो करेंगे तो उससे हो जाएगा अचीव। तो क्या कर रहे हैं, देखिए ये वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे बहुत सारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं। और आज ही मैं एक खबर कर रहा था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये जिक्र था, उन्होंने बयान में किया कि हमारे पास अभी बहुत सारे बड़े टारगेट्स रह गए हैं अचीव करने को। तो वो उनकी बात में मतलब कंफ्यूज ही करते हैं वो। अगर टारगेट की ही बात है तो ईरान में अयतुल्ला से बड़ा तो कोई टारगेट नहीं है। आपने उनके सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को, इवन वर्ल्ड में उनका इतना नाम था, उनको जब आपने खत्म कर दिया तो उससे बड़ा तो कोई टारगेट नहीं होता। लेकिन हाँ, अभी भी आपको लग रहा है कि अगर टारगेट्स बचे हैं तो ये US मिलिट्री माइट के लिए खतरे की घंटी है। आपकी इज्जत खतरे में है US आर्मी। जी। अच्छा, यहाँ पर मानस आपने ऑयल फील्ड्स की इतनी सारी बात की, मुझे एक और चीज़ पर मेरा ध्यान जा रहा है, न्यूक्लियर को लेकर जो है। जब हम 28 मार्च की कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर से खबर आ जाती है कि इजराइल ने फिर से हमला कर दिया ईरान के 2 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पे। तो फिर ऐसे में मानस, मैं जानना चाहता हूँ कि इसको लेकर क्या ईरान की स्ट्रेटेजी हो सकती है अगली? क्या इजराइल के किसी और न्यूक्लियर ठिकाने पे फिर से ईरान हमला कर सकता है, बड़ा हमला, और अगर करता है तो क्या क्वांटम होगा? अगर किसी भी हमले में अमेरिका और इजराइल के, चाहे वो इस्फहान में हो, चाहे वो फोर्डो में हो, चाहे नतान्ज में हो, ईरान की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी से अगर रेडिएशन ज़रा सा भी लीक हुआ
उसके बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा। उसका जो अभी जिस मोड में है वो ईरान, जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है, आप जो जहां मारोगे, आपने न्यूक्लियर मारा वो भी न्यूक्लियर पे मारेगा, आपने उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, वो आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। इवन वो अब लीडर्स को भी निशाना बनाने के मतलब फिराक में है ईरान, कि हम भी, बीच में एक खबर भी आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है ईरान, उनको ट्रैक कर रहा है। हालांकि देखिए, इजराइल की भी एक बात में तारीफ करते हैं लोग, और करनी भी चाहिए, उनकी एजेंसी जो है मोसाद, वो बहुत कमिटेड है जी, और मजबूत भी है, बहुत मजबूत स्पाई। वही बात है कि मोसाद की वजह से शायद वो कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन वो कब तक, अगर आप एक दरवाजे पे बहुत कई बार नॉक करोगे तो कभी ना कभी तो वो टूटेगा ना, बिल्कुल टूटेगा। और टूट भी रहा है। शायद हम ये देख रहे हैं कि इजराइल में जितनी तबाही अभी हुई है, मुझे नहीं लगता कि 6 डेज वॉर में भी जो 1967 में हुई थी, उसमें इजराइल भारी पड़ा था, बावजूद उसके सारे अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला किया, तब भी इतनी तबाही नहीं हुई थी इजराइल में जितनी इस बार हुई है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को वो रोक नहीं पा रहा, हाइपरसोनिक मिसाइल को तो देख तक नहीं पा रहे वहाँ के जो निवासी हैं। और देखिए नावेद, जंग में चाहे वो लीडर्स हों, सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? मेरे और आप जैसे आम लोगों का होता है, जो जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो अंडरग्राउंड बंकर में चले जाएं या हवा में विमान लेके उड़ते रहें दिन रात और हमारा एक टैंकर हमारे विमान को रिफ्यूल करता रहे। तो इन वर्ल्ड लीडर्स को ये भी समझना होगा कि अगर ये दावा करते हैं कि दुनिया के ये लीडर्स हैं, ये वर्ल्ड लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, तो इनको बात करनी होगी ईरान से। ईरान को टेबल पे इनको लेकर आना होगा, चाहे आप किसी भी तरीके से लेके आओ, आप उनसे बैक चैनल, फ्रंट चैनल जैसे भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इस जंग का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है और दिखना शुरू हो गया है। लोगों के घरों में जब सिलेंडर तक इसका असर दिख रहा है, तो आप सोचिए कि यूरोप का क्या हाल होगा, जहाँ पे ये, उसके लिए तो लाइफलाइन है, और वहाँ के जहाज़ भी बंद हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हमारे जहाज़ तो फिर भी ईरान ने एक फ्रेंडशिप के तौर पे हमारे जहाज़ को आने की इजाज़त दे दी है। आज ही 2 टैंकर पास किए वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ईरान की नेवी उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर छोड़ रही है, लेकिन बाकी देशों का भी तो सोचना होगा ना कि आम लोग भी तो सफ़र कर रहे हैं। आपने ईरान के साथ बातचीत की बात की, मैं चाहूंगा कि एक बार आप दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि ईरान की क्या मांग है, क्योंकि देखिए अमेरिका इजराइल की तरफ से तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनका मकसद क्या है, आखिरी फाइनल गोल क्या है इस वॉर से। लेकिन ईरान ने ज़रूर बता दिया है कि वो इस वॉर को ख़त्म करने के लिए कब तैयार है। तो वो क्या मांग है? देखिए, ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं, और शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है कि जो भी युद्ध में उसका नुकसान हुआ है उसको उसका हर्जाना मिले, उसकी भरपाई की जाए। दूसरी, उसने जो बात वो काफ़ी समय से कह रहा है कि उस पर किस बात के इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं आखिर। मतलब आप सिर्फ इसलिए किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाते हो कि वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। ये एक स्वतंत्र देश है, वो सॉवरेन कंट्री है, अगर वो बनाना चाहता है, वो नियमों के दायरे में रहता है, सारे देश नियमों के दायरे में। इवन आज तक तो किसी ने नहीं यूज़ किया ना न्यूक्लियर, अमेरिका के अलावा आयरॉनिकली, और वही नियम बना रहे हैं दुनिया के लिए। तो उनको खुद से डर है या दूसरे से डर है, या उन्होंने उस डिस्ट्रक्शन को इतने करीब से देखा है कि उनको लगता है कि अब नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियारों में शायद वो दूसरे नंबर पे आते हैं मेरे ख्याल से, रूस के बाद। तो ये चीज़ उनको देखनी होगी। उसके अलावा ईरान ने जो है शर्त रखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके पे उसका कंट्रोल मिले, उसको कम से कम जॉइंट कंट्रोल तो मिले ही, उससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ मांगे हैं ईरान की। इसके अलावा उसके लीडर्स की जो बात है, उसको सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी तो भरपाई चाहिए उसको। युद्ध में जितना भी उसका नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जान माल का, 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं ईरान में। तो ये सब मांग कर रहा है ईरान। एक गारंटी भी मांगी है कि अगली बार अब आगे फ्यूचर में इस तरह के हमले नहीं हो, और फ्यूचर में हमला ना हो। प्लस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल ही वो शील्ड बनी जिसकी वजह से अमेरिका को वो इतनी परेशानी में डाल पाया है अभी तक। तो ये सब मांगे हैं ईरान की। हाँ, दूसरी तरफ इजराइल और उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी तक क्लियर नहीं है। इजराइल का तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, उनका क्लियर है कि हम इनको न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे क्योंकि हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा है, या बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं होना। हाँ, या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन अब यूएस क्या चाहता है यहाँ अभी तक क्लियर नहीं है। प्रेसिडेंट, यूएस से ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाहते हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है। वो क्या मतलब करना चाह रहे हैं। जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, जैसा मैंने ये नाम लिए ना, इनके जो 5 लोग हैं, तो यही 5 लोग डिसाइड कर रहे हैं इस समय कि अरब का मुस्तकबिल क्या होगा। जी, तो मुस्तकबिल क्या है? जो जैसी मेहनत करेगा, जो जैसे कर्म करेगा और जितनी लगन से
फील्ड पर डटा रहेगा। स्ट्रेटेजी की पूरी बात है, स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाते हैं। चेस के गेम की हमने बीच में जिक्र किया था, चेस का गेम ही याद आता है कि कई बार हमको लगता है कि हमारे पास जो बड़े बड़े हमारे जो मोहरे थे, चाहे आप उसमें हाथी ले लीजिए, ऊँट ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, वजीर ले लीजिए, या क्वीन भी कहते हैं कुछ लोग, तो वो ले लीजिए, वो उनके अगर आप खो चुके हैं, उनको हार चुके हैं गेम में, तो फिर आप थोड़े कमज़ोर पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन जिसके पास स्ट्रेटेजी होती है, जिसके पास यहाँ पर पूरा क्लियर रहता है, वो उसमें भी सिपाहियों के दम पे भी हरा देता है, चेकमेट कर देता है। वैसी ही कुछ स्थिति में ईरान इस वक्त दिखाई दे रहा है कि उसके आपने बड़े बड़े लीडर्स तबाह कर दिए हैं, उनका असैसिनेशन कर दिया है, उसके बावजूद ईरान मैदान जंग में टिका हुआ है और दुश्मनों को, जो उनके दुश्मन हैं इजराइल और अमेरिका, उनको मज़ा चखा रहा है। साथ साथ में उनके जो साथी हैं, जो अरब मुल्क अमेरिका का साथ देते हैं, उनको भी यहाँ पर सबक सिखाने में कोई कसर ईरान की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। हालांकि ईरान को भी नुकसान हो रहा है, जो नुकसान हमको स्पष्ट तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर आते हैं और हम लोगों ने इस वीडियो में आपके साथ उनको भी डिस्कस किया। लेकिन अब तक जो नुकसान अमेरिका को अपने इस डिसीजन की वजह से उठाना पड़ गया है, वो हम लोगों ने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। अब इस पूरी जानकारी में जो हमारे साथी मानस राज आपके लिए लेकर आए थे, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर प्रशांत है, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ।